नमस्कार। आर्थिक गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आर्थिक गुरुकुल के इस आर्थिक ज्ञान प्रवाह की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज चर्चा करेंगे शेयरों में स्प्लिट और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स पर। स्प्लिट जैसा कि उसके नाम से भी प्रतीत होता है, स्प्लिट माने बांटना, और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना या शेयर्स को जोड़ना। इस संदर्भ में बहुत उचित होगा कि सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों और श्रोताओं को यह बात बताऊं कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है और साथ में उसके पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स पर भी जिक्र किया था। फेस वैल्यू के संदर्भ में आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित जो फेस वैल्यू किसी भी शेयर की है वह 10 रुपये की होती है, जो किसी समय में 100 रुपये अथवा 50 रुपये अथवा शायद बहुत कम शेयरों में 25 रुपये भी कभी हुआ करती थी। आज वर्तमान समय में जब पब्लिक इशू आते हैं तो सामान्य तौर पर सामान्य स्थितियों में किसी भी शेयर की पेड अप वैल्यू 10 रुपये की ही होती है। अब जब किसी भी शेयर के इशू होने के बाद उसकी एक पेड अप वैल्यू 10 रुपये की हो जाती है तो उसके बाद कालांतर में ऐसी तमाम स्थितियां आ सकती हैं या आती हैं जिनमें वह 10 रुपये के शेयर्स भी बँटते हैं और छोटे छोटे अलग अलग अंशों में होते हैं। तो 10 से बँटने वाला कोई शेयर 5 रुपये में भी स्प्लिट हो सकता है, 10 वाला शेयर 2 रुपये में भी स्प्लिट हो सकता है और 10 रुपये वाला शेयर 1 रुपये का भी स्प्लिट हो सकता है। यहाँ पर अभी इन स्प्लिट की व्यवस्थाओं को समझने के लिए मैं विशेष तौर पर कुछ एक स्टॉक्स का या शेयर्स का नाम भी लेना चाहता हूँ, जो केवल समझाने के दृष्टिकोण से मेरे द्वारा लिया जाने वाला नाम है। उसमें किसी भी प्रकार का मेरा कोई ऐसा अपनी तरफ से कोई टाइप का भी रिकमेंडेशन अथवा कोई विधिक बाध्यता अथवा विधिक वायलेशन नहीं है। ये मेरे केवल अपने विचार हैं और जो वस्तु स्थिति को क्लियर करने के लिए मात्र केवल एक उदाहरणार्थ उन शेयरों के नामों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि 10 रुपये पेड अप वैल्यू की एक कंपनी हुआ करती थी जो आज के डेट में बहुत बड़े स्वरूप में सामने आ चुकी है। उस कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉक मार्केट में या बैंकों की दुनिया में या फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग सभी लोग इस कोटक महिंद्रा बैंक को जानते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक के 10 रुपये पेड अप वैल्यू की जगह आज की डेट में वर्तमान समय में कोटक महिंद्रा बैंक के जो शेयर्स हैं उनकी पेड अप वैल्यू 5 रुपये की है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी समय में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स जो 10 रुपये के पेड अप के वैल्यू के होते थे वह स्प्लिट हुए और 10 रुपये से वो 5 रुपये में हो गए। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इससे कोई शेयरों के दामों में फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जैसे सपोज़ करिए कि कोई शेयर 10 रुपये पेड अप वैल्यू का है और उसका स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होने के समय में उसका दाम 10 रुपये से बढ़ के 20, 30, 40, 100, 200, 500, 1000 रुपये हो गया। तो प्रत्यक्ष रूप में एक सामान्य इन्वेस्टर के लिए 100 रुपये के शेयर्स को ख़रीदना या 500 रुपये के शेयर को ख़रीदना या 1000 रुपये के शेयर्स को ख़रीदना उसके बढ़ते हुए दाम के क्रम में कठिन होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनियों के शेयर्स की लिक्विडिटी या ख़रीद बेच स्टॉक मार्केट में थोड़ी प्रभावित होने लगती है उनके बढ़े हुए दाम की वजह से। तो ऐसे में अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उचित समझता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करते हैं, वो लोग उसके रेजोल्यूशंस करते हैं, तमाम वैधानिक स्थितियों को पार करते हैं और फिर अपने शेयर्स को कंपनी के स्प्लिट करने के सामान्य सबके दृष्टिकोण से सहमत होते हुए उस व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ा जाता है और कंपनी के शेयर को स्प्लिट किया जाता है। इससे प्रत्यक्ष जो फ़र्क होता है वो यह होता है, सिंपल भाषा में कहें कि अगर 10 रुपये के शेयर का दाम 1000 रुपये हो गया और आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आप यह समझें कि जब उसका 10 रुपये पेड अप वैल्यू का शेयर स्प्लिट होकर 5 रुपये होता है तो टेक्निकली
1000 रुपये का जो दाम होता है वो घट के अपने आप 500 हो जाता है, और आपके जो 100 शेयर 10 रुपये पेड अप वैल्यू के होते हैं उनकी क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाती है, क्योंकि उधर 10 रुपये का शेयर 5 रुपये हुआ और आपकी क्वांटिटी डबल हुई। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो जो स्थिति 10 रुपये पेड अप के शेयर के होने पर आपके 100 शेयरों की 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट की थी, वही 5 रुपये का पेड अप हो जाने के बाद 200 शेयर होने पर उसकी 1000 रुपये की वह मौद्रिक वैल्यू बची रह जाती है। ऐसा करने से शेयरों का दाम मार्केट वैल्यू 1000 रुपये से कम होकर 500 रुपये हो जाती है, जो कंपैरेटिवली किसी भी एक छोटे इन्वेस्टर के लिए, आम इन्वेस्टर के लिए, उसको 1000 रुपये में कोई चीज़ खरीदना और उसकी जगह 500 रुपये में ख़रीदना यह ज़्यादा आसान होता है, और यह इनडायरेक्टली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है इन्वेस्टर के दिमाग में, और इससे शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लिक्विडिटी का आशय है कि उसकी खरीद बिक्री बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर यही स्प्लिट होना शेयरों के एक टर्मोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। 10 रुपये से अगर 5 रुपये की स्प्लिटिंग होती है तो क्वांटिटी डबल हो जाती है। अगर 10 रुपये से स्प्लिट होकर वह शेयर 2 रुपये का होता है तो क्वांटिटी 5 गुना बढ़ जाती है, और 10 रुपये से अगर वह पेड अप वैल्यू 1 रुपये की हो जाती है तो उसकी क्वांटिटी 10 टाइम्स बढ़ जाती है। 10 टाइम्स बढ़ने वाले शेयरों में एक बहुत प्रसिद्ध दूसरा बैंकिंग स्टॉक है, जो हम सभी लोग उसको SBI के नाम से जानते हैं। SBI का ओरिजिनल पब्लिक इशू जब आया था तो 10 रुपये पेड अप शेयर्स पर आया था, और वह 50 शेयरों का लॉट सभी इन्वेस्टर्स को जिनको अलॉट हुआ था मिला था। तो 10 रुपये के शेयर्स को कालांतर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 रुपये पेड अप कर दिया, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जिन लोगों को 10 रुपये पेड अप वाले 50 शेयर्स मिले थे, 1 रुपये में स्प्लिट होने के बाद उन्हीं लोगों के पास में 50 से वो होल्डिंग 10 टाइम्स बढ़ के 500 शेयर्स की हो गई। स्प्लिट की सिंपल सी यही अवधारणा है, और इसी में संदर्भित जो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स है, तो इसी पूरी प्रक्रिया को अगर जस्ट हम लोग वाइसी वर्सा कर दें या उलट कर दें, जैसे आज की डेट में अगर स्टेट बैंक का शेयर 1 रुपये का है और वह 10 रुपये से स्प्लिट होकर 1 रुपये हुआ है और उसकी क्वांटिटी 50 शेयरों से बढ़ के 500 हुई है, तो इसी के जस्ट रिवर्स में अगर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स की बात करेंगे और 1 रुपये के शेयर को 10 रुपये में कंसोलिडेट किया जाएगा, तो 500 शेयर से वह पुनः घट के 50 रुपये पर उसकी होल्डिंग आ जाएगी। सामान्य तौर पर स्टॉक मार्केट में स्प्लिट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसके संदर्भ में या उसके कंपैरिजन में कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स की स्थिति प्रायः बहुत कम हुआ करती है। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि फेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में उसके आधार पर बढ़ने वाली क्वांटिटी, उससे उसके मार्केट प्राइस के एडजस्टमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम सभी लोगों ने बहुत क्लियर तरीके से समझ लिया होगा। और आप सभी से मैं फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में अगर डालेगा तो मैं और भी चीज़ों को एनरिच कर पाने की स्थिति में आ पाऊँगा। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामना अमृतकाल में, भारतवर्ष के इस सुनहरे भविष्य काल में, और फाइनेंशियल लिटरेसी के इस मुहिम को आगे बढ़ाने की पूर्ण जिज्ञासा के साथ में स्प्लिट और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स के इस एपिसोड को आप सभी से इजाज़त के साथ यहीं पर, यद्यपि यह थोड़ा सा 2-3 मिनट लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन टॉपिक ऐसा था कि इसको क्लियर करने के लिए इसके लंबे हो जाने पर मैंने थोड़ा सा ध्यान होने के बावजूद भी 2-3 मिनट आपका समय अधिक लिया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुनहरे भारत के अमृतकाल में भारत को खूब तरक्की हो, इसके लिए खूब अच्छी सी फाइनेंशियल लिटरेसी सभी की बढ़े। इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।